ना, ये मार्क इशू कौन करता है? ये इशू करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये मिस हो गया था मेरे से कल, तो आज की जो पीपीटी है उसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये इको मार्क तब मिलता है कि आपका जब फूड प्रोडक्ट होगा और वो इको फ्रेंडली होगा। इको फ्रेंडली इन द सेंस कि वो कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म कोज नहीं करेगा। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, ऐसे फूड प्रोडक्ट पे अगर कोई सर्टिफिकेशन या कोई मार्क होगा, दैट इज इको मार्क। और इसको इशू कौन करता है, कौन सर्टिफाइड करता है कि हाँ कि आप अपने प्रोडक्ट में इको मार्क यूज कर सकते हो? वो सर्टिफिकेशन कौन देगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। ठीक है, तो इस चीज में जैसे कल हमने पढ़ा था, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जब जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इको मार्क से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग मार्क से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की जो 30 मिनट्स की जो क्लास थी वो इसी बेसिस पे मैंने ऑर्गेनाइज किया ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। ठीक है, क्योंकि कल जो स्टैंडर्ड्स थे उनके ईयर काफी थे और आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो इको मार्क मैंने आपको बता दिया, और आपको ये भी कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो हॉलमार्क का जो मार्क है वो भी इशू करते हैं। ISI मार्क वो भी BIS ही इशू करता है। साथ में इको मार्क भी BIS ही इशू करता है। ठीक है, और इको मार्क उन फूड प्रोडक्ट के लिए जो इको फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान कोज करे। ठीक है, अच्छा, तो कल हमने yesterday we have studied the 7 principles of HACCP। कल हमने पढ़े थे कि 7 principles of HACCP, और हमने ये भी पढ़ा था कि HACCP एक प्रिवेंटिव टूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो हमने 7 प्रिंसिपल पढ़े थे और उन 7 प्रिंसिपल्स पे अब आपको आइडिया होगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि आपको हमें ऑर्गेनाइज करना है सीक्वेंस। कल मैंने आपको बोला था ना कि ये 7 स्टेप पूरे सीक्वेंस में याद कर लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आप पार्टिसिपेट करो, चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टार्ट कैसे होता है। जब भी कोई हैसअप के जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हजार्ड एनालिसिस करनी है, आइडेंटिफाई करना कि हमारे हजार्ड को। सबसे पहला जो स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स। ठीक है, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं हजार्ड की, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कौन से हैं। गेटिंग, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, बिल्कुल सही। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या कंट्रोल या प्रिवेंटिव मेजर्स लगाने हैं, मतलब कि क्रिटिकल लिमिट्स। तो यहाँ पे लिखा गया कि डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का मतलब हुआ वी आर इस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल लिमिट्स। ठीक है, बात तो वही होगी कि हम क्रिटिकल लिमिट लगा रहे हैं, हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं। गेटिंग, डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का मतलब हुआ वी आर एस्टेब्लिशिंग द क्रिटिकल लिमिट्स। बात तो वही होगी, बस ये इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उन्होंने इस तरह का लिखा हुआ, इसको इस बात का मतलब वही है और इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह की कर दी गई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद फिर आप चेक करते हो कि आपने जो क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल लिमिट जो आपने लिमिट जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं, क्या वो सही वर्क कर रहे हैं। देन वी डू ऑब्वियस हम मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग करने के बाद 2 केस होते हैं। फर्स्ट केस ये होता है कि जो आपने जो क्रिटिकल लिमिट्स लगाई हैं वो ठीक है, तो पूरा हैसअप का नेक्स्ट प्लान कंटिन्यू रहेगा। अगर नहीं है तो फिर क्या करते हैं, हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। क्या लेते हैं, जो सेकंड ऑप्शन होता है, हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 7 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलें तो आंसर होगा बी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अच्छा, कल मैं शायद आपको एक बात बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में होती है ना, इसको वैलिडेशन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में
डॉक्यूमेंटेशन की जगह अगर वैलिडेशन भी लिखा गया ना तो मतलब सेम होता है, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन सेम होती है। कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, यहाँ पे वैलिडेशन है, तो वैलिडेशन कौन सा स्टेप हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एग मार्क का ईयर क्या था। ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सुनो मेरी बात, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2014। तो उस टाइम पे जब भी 2014 पे आया, पर जो इन्होंने ईयर्स दिए हैं वो ओल्ड दिए हुए हैं। ठीक है, और अभी जो ईयर्स उनमें अमेंडमेंट हो चुकी है, मतलब चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर से उसके अकॉर्डिंग, बट मैं साथ में आपको बता दूंगा कि नया ईयर कौन सा आया है। ठीक है, अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था पहले। ठीक है, 1986 में आया था, बट अब जो उसमें न्यू चेंजेस आई थी, वो जो न्यू एक्ट बना था दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जिसने क्या किया था, उसने रिप्लेस कर दिया था कौन से एक्ट को, 1986 वाले एक्ट को। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 का है, इसलिए इसमें 1986 ऑप्शन दिया गया है, बट जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है दैट इज 2019। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल आपको बताया था, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड था वो भी 1986 का ही था, पहले पुराना था, बट उसके बाद 2016 में क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी, चेंजेस हुए थे। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 1986 जो कि पुराना था, जो भी अगर यहाँ पे 2019 आता तो आप 2019 पे क्लिक करते। ठीक है, उसके बाद इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कल हम पढ़ चुके थे। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कौन सा था, 1955। क्योंकि ईयर्स आपको याद होने बहुत जरूरी है, मैंने कल बोला था ना ईयर्स याद कर लेना, क्योंकि ईयर्स आपको आते होंगे तो आप ये दो नंबर लाइक आपके लिए फ्री है। ठीक है, उसके बाद एक जो मैं भूल चुका था, मैंने आपको नहीं डिस्कस किया था, मैंने राइट डाउन कर दिया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कौन सा एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि 1940 सबसे पुराना, 1940। क्लियर, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को आप कहाँ करोगे, 1940 पे। और एग मार्क के भी 2 ईयर्स हैं, एक तो पुराना, जैसे कल मिताली ने पूछा था कि 1937 वाला आ सकता है या 1986 वाला आ सकता है। ठीक है, तो पुराना पेपर है। ठीक है, अभी जो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग तो 1937 ही आएगा, बट अमेंडमेंट हो चुकी है, चेंजेस हो चुके हैं, तो 1986 पे भी फोकस रखना आप। क्लियर, उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एक्ट, कल हमने पढ़ा था कि जो वेइंग वेट्स होते हैं वो कौन सा एक्ट कब आया था, 1976 पे। तो ईयर्स की फिर से मैं दोहराऊंगा, ईयर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे आपसे इंडिविजुअल ईयर्स नहीं पूछेंगे, मैचअप के फॉर्म में ही आएंगे। अगर आपको इनमें से 3 भी आते होते, अगर आपको इनमें से 3 भी आते होंगे तो आप लोग आसानी से एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ईयर, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाफ ऑफ देम। आधे तो कम से कम याद होने चाहिए जो इजी है। जैसे एग मार्क 1937 जो एग्जाम में दिया जाए, 1937 या 1986 को याद होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद होना चाहिए 1986, जो चेंजेस आए हैं 2019 में, जो करंट है, लेटेस्ट है। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज 1955, ड्रग्स वाला सबसे पुराना याद कर लो 1940 का, तो इस तरह याद कर लो। ठीक है, तो ये मैंने ईयर्स मेंशन कर दिए, एक बार आप इस पीपीटी को भी देख लेना। ठीक है, अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ FSSAI 2 बार आ चुकी है, बट मैंने क्वेश्चन एक बार ही लेके आया हूँ, 2016 में आ चुके हैं। ठीक है, अदिति बोल रही है बी, अदिति आपने बोला बी गलत है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। फुल फॉर्म ऑफ FSSAI क्या होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
सिक्योरिटी नहीं है। देखो अदिति, आपने 2 नंबर गवा दिए ना, यू हैव लॉस्ट 2 मार्क्स। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता था और आपने 2 नंबर गवा दिए। तो ये जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जी 2019 में रिप्लेस हुआ। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट रिपील्स एंड रिप्लेसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर मधुश्री? जो 2019 का है उसने रिप्लेस कर दिया है 1986 वाले को। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन 2014 का था, पुराना था, तो उसमें 1986 ही चलेगा, ठीक है। बट 2019 जो न्यू चेंजेस आई है इस पे भी ध्यान रखना आप, ठीक है। दे कैन आस्क इन दिस फॉर्म कि जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो अभी किस ईयर में चेंज हुआ है, तो इस तरह पूछ सकते हैं आपको। तो आंसर शुड बी 2019, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, जो कि आदित्य जी ने 2 नंबर खो दिया आपने, आंसर होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिखने में बहुत इजी लग रही होगी, थोड़ा आराम से पढ़ा करो, क्योंकि सिक्योरिटी या स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इसमें ही गलती हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 नंबर है ये। एक एब्रीविएशन जो कि बहुत इजी है, और ये 2 नंबर कैन कॉस्ट यू हाई, ठीक है, नुकसान दे जाएंगे आपको। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेम उसी तरह ISO था ना, ISO का क्या था फुल फॉर्म बताइए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन था ना। ऑर्गेनाइजेशन पहले आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन बाद में आएगा, तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हैसअप के, मैंने आपको बोला कि हैसअप के जो स्टेप्स के क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। सिर्फ लास्ट ईयर में नहीं आया था, उससे पहले तो हैसअप पूछा ही जाता है। अच्छा, फिर से सोल्व करते हैं हैसअप के स्टेप। सबसे पहले क्या करना, हमें हजार्ड को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ हजार्ड्स, सबसे पहले ये होगा स्टेप नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, CCP को। CCP के बाद हम CCL मतलब क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स। अब क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स क्या हुई हमारी? प्रिवेंटिव एक्शंस, मतलब डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है CCL, क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट, CCL, ठीक है। अब ये हमारा 3rd स्टेप हो गया। अब 4th क्या हुआ? 4th में हम मॉनिटरिंग करेंगे। क्या करेंगे? मॉनिटरिंग। हम देखेंगे भाई साहब कि जो हमने एक्शंस लिए हैं क्या वो सही वर्क कर रहे हैं, इज इट वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर तो सही वर्क कर रहे हैं तो नो इश्यूज, अगर नहीं कर रहे हैं देन व्हाट वी डू, वी विल टेक द करेक्टिव एक्शंस। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फिर। हैसअप, हर ईयर हैसअप के क्वेश्चंस आए हैं। कभी 7 स्टेप्स को रीअरेंज करने को दे देते थे वो, कभी 3 स्टेप या 4 स्टेप, इसी तरह जस्ट आपको देखने के लिए कि आपको पता है कि स्टेप्स के सीक्वेंस चलते कैसे हैं, हैसअप के जो सीक्वेंस हैं वो चलते कैसे हैं, ठीक है। चलो अभी फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता हजार्ड को आइडेंटिफाई करो। जितनी बार हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारा ये परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं हम, ठीक है। हजार्ड को करते, चलो हजार्ड को करते आइडेंटिफाई। कहाँ गया हजार्ड? आइडेंटिफाई द हजार्ड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हजार्ड के बाद क्या करेंगे? एस्टैब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, कर ले। ये रहा, ये आएगा आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स के बाद हम क्या करेंगे? एस्टैब्लिश क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल लिमिट्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्रिटिकल लिमिट, यहाँ पे आएगा क्रिटिकल लिमिट, ये होगा हमारा 3rd स्टेप। दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। आइडेंटिफाई और इस्टेब्लिशमेंट में फर्क होता है। आइडेंटिफाई होता है कि हमें पता करना है कि हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन से हैं। इस्टेब्लिश का मतलब हुआ हमने प्रिवेंटिव एक्शंस को इम्पोज करना है, कि एक्शन लेना है, ठीक है। लाइन को समझा करो, लाइन को समझा करो, बोला क्या जा रहा है। यहाँ पे इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट आएगा, ठीक है, पॉइंट या लिमिट, क्योंकि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात आ चुकी है। क्लियर? इस्टेब्लिशमेंट और आइडेंटिफाई में फर्क होता है। ये देखो, आइडेंटिफाई और इस्टेब्लिशमेंट में फर्क होता है। जब तक आप
आपको वर्ड लाइन का मीनिंग पता नहीं होगा, आप लोग वहां कंफ्यूज हो जाओगे पक्का। तो आइडेंटिफाई मतलब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, किस पॉइंट पे हजार्ड आ सकते हैं, किस पॉइंट पे हजार्ड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि हमने कौन से एक्शन लिए, कौन से हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मॉनिटरिंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, चेक करेंगे, क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने के बाद हम अगर अब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। एस्टैब्लिश द करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, जब हमने करेक्टिव एक्शंस लिए उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग पहले आएगा या वेरिफिकेशन पहले आएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ पे एरर है, इस सीक्वेंस में एरर है, तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, रिकॉर्ड कीपिंग पहले आएगा या वेरिफिकेशन पहले आएगा, आप खुद बताओ। वेरिफिकेशन पहले करते हैं ना, वेरिफिकेशन कौन करता है, ऑडिटर करता है या टीम लीडर करता है। तो जो 6th स्टेप होगा वो होगा एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू वेरीफाई सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आएगा वेरिफिकेशन, और लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन करते हैं। लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन, रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, तो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। देखो अगर मैं ये सीक्वेंस भी आपको दिखाऊं, इस सीक्वेंस पे भी क्या 6th स्टेप पे क्या वेरिफिकेशन, लास्ट स्टेप में हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रूफ। क्लियर, चलो फिर से आ जाओ। अब तो और इजी लगने लगा होगा आपको, है सब किया कैसे सोल्व करना क्वेश्चन, कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, है ना। फिर से सोल्व करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करना, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना, हजार्ड्स। चलो ढूंढ लेते हैं हजार्ड्स को, ठीक है मिल गए। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग ऑफ हजार्ड्स। फिर क्या क्रिटिकल, सर एक डाउट था। बोलिए। तो जैसे वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब ऑडिट की टीम नहीं आई है, उससे पहले भी तो हम अपना रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं कि वो आएंगे, हम उन्हें अपना रिकॉर्ड और सब चीजें दिखाएंगे, तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है सर दो स्टेप्स का। वेरिफिकेशन, यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर बाहर से आ रहा है। वेरिफिकेशन का मतलब ये रहा कि आप जिनने जो स्टेप्स बनाए थे आप लोग उसको वेरीफाई कर रहे हो, जो आपका टीम लीडर है क्या वो देख रहा है कि जो स्टेप्स ठीक से चलने चाहिए थे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब ये है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऑडिटर से रिलेटेड है, यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपको खुद भी वेरीफाई करना है कि जो हमारा फ्लो चार्ट था क्या हम उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं, क्या हमारा सिस्टम सही वर्क कर रहा है या नहीं। क्लियर, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑफ हजार्ड्स। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। और सेकंड स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। चलो कर लिया। फिर क्या आएगा, एस्टैब्लिशमेंट या डेवलपिंग। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट या डेवलपिंग मतलब क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट को एस्टैब्लिशमेंट करना। और उसके बाद क्या होगा, मॉनिटरिंग, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, मॉनिटरिंग। और लास्ट स्टेप क्या होगा, अगर तो ठीक है नहीं तो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो ऑप्शन 4 होगा आंसर। क्लियर, अच्छा फिर से आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। गोल्ड और ज्वेलरी पे कौन सा मार्क होता है हमारा, गोल्ड और ज्वेलरी पे विच मार्क इज देयर फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी, हॉलमार्क, कल हमने पढ़ा था। और हॉलमार्क इशू कौन करता है हमारा, ये भी बता दो मुझे, हॉलमार्क कौन इशू करता है, BIS। बहुत बढ़िया, चलो समझ आ रहा है। और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ISI मार्क। ठीक है, कौन सा मार्क, ISI मार्क। ये भी कौन इशू करता है, ये कौन इशू करता है आपको पता है, अगेन BIS इशू करता है। ठीक है, इन्वायरमेंटली प्रोडक्ट, इको प्रोडक्ट, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी, इको प्रोडक्ट, इको मार्क। ठीक है, ये भी कौन इशू करता है, ये भी कौन इशू करता है, BIS। ठीक है,
तो लास्ट में हमारा बच गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस एक बेसिक नॉलेज चाहिए, बस एक बेसिक कंसेप्ट चाहिए और उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस तरह के आए हैं, हर ईयर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे हॉलमार्क या इको मार्क, रिपीट क्वेश्चन होते हैं, पता है रिपीटेशन होती है, बट यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होएगी, हल्की सी लैंग्वेज चेंज होएगी जस्ट टू कंफ्यूज, बट क्वेश्चन और कंसेप्ट वही रहता है। ट्रेडमार्क देखो यार, किसी कंपनी का ना ट्रेडमार्क दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ट्रेडमार्क लिखा, किसी कंपनी का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है, फॉर एग्जांपल सबका लोगो अलग होता है। गेटिंग? अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, इको मार्क, इको मार्क बताइए, आंसर बोलिए ना। इको मार्क इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया। हॉलमार्क किसके लिए होता है, याद ही हो जाएंगे अब आपको, इशूड बाय BIS, ठीक है, कौन से BIS। ISI मार्क, ISI मार्क प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बहुत बढ़िया, इशू बाय अगेन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, ये लिखा ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, हमने ISO की फुल फॉर्म पढ़ी थी ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो यहाँ पे अगर ISO भी होता ना तो आप रिलेट कर पाते। क्लियर? फिर आ जाओ, इको मार्क रिपीटेशन पे आते हैं, कंसेप्ट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेशन पे कंसेप्ट आते हैं। इको मार्क आपको पता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। हॉल मार्क आपको पता है, ज्वेलरी के लिए होता है। ISI मार्क पता है आपको, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए होता है। एग मार्क आपको पता है, एग्रीकल्चर के लिए। और ये रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया, वैल्यूज, तो कंफ्यूज करने के लिए होनेस्टली वैल्यूज में आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, हाँ ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, और आपको पता नहीं लगता कि मैचअप्स में, क्योंकि आपको पता है जो आपका एग्जाम होगा वो 11 यूनिट से होगा, रिसोर्स जो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स है वो भी गिनी जाती है, ठीक है, 11 यूनिट्स होगा। तो जब मैचअप्स में क्वेश्चन आएंगे तो एक दूसरे यूनिट के क्या ऑप्शन डाल देते हैं वो, जस्ट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है कि फूड सेफ्टी प्लान सर्व एन ऑपरेशन टू, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कह रहा है कि हैसअप जो एक क्या वो अकेला ही है जो फूड सेफ्टी का ध्यान रखता है? मुझे बताओ, क्या हैसअप अकेला ही है जो फूड सेफ्टी का ध्यान रखता है? आंसर तो मुझे पता, आपको पता है आंसर, आई नो दैट यू नो आंसर, आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आपको पता है कि ये है। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हैसअप क्या अकेला ध्यान रखता है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो ध्यान रखते हैं फूड सेफ्टी का अपार्ट फ्रॉम हैसअप? अभिलाषा, FSSAI तो एक रेगुलेटरी बॉडी होगी ना? ठीक है, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि रेगुलेटरी बॉडी, वो तो फूड सेफ्टी का ध्यान रखेगी। ठीक है, चलो ठीक है, आपका कंसेप्ट हम मतलब कि आपका जो पॉइंट है वो कंसीडर कर लेते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, और फूड सेफ्टी का ध्यान और कौन कौन रखता है? हमारे स्टैंडर्ड्स भी रखते हैं। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, वो भी फूड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका हैसअप ही हो, कि आपका हैसअप ही हो जो फूड सेफ्टी का ध्यान रखे। हमारे पास और भी, हमारे पास GMP है, GHP है, GAP है, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, फूड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, और वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फूड सेफ्टी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? इस क्वेश्चन में ये था कि सिर्फ ये अकेला ही है रिस्पॉन्सिबल, विच इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन में क्या है
कि हैसअप के साथ बाकी भी हैं, कि हैसअप उनमें से एक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब था कि हैसअप उनमें से एक है। किन में से? जीएमपी, जीएचपी, जीएपी, उनमें से एक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। बट यहाँ पे ये सीधा बोल रहा है, ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिर्फ हैसअप ही है, नहीं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैसअप तो है, उसके साथ और भी है। क्लियर? तो ये खुद घुमाया गया था, तो उस पर थोड़ी बहस ही होगी सी टेलीग्राम पे। तो उनको वो कह रहे थे कि नहीं, क्वेश्चन ये है। तो ये सब है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इको मार्क, जो किसने क्लास मिस किया तो मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इको मार्क BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो इशू करते हैं सर्टिफिकेशन उन प्रोडक्ट्स के लिए जो इको फ्रेंडली होते हैं, जो इन्वायरमेंट को मिनिमम कोज करते हैं हार्म, ठीक है, उनके लिए होता है इको मार्क। और हमने क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं। तो आई होप आपको जो कल हमने पढ़ाया था, आपको बेसिक आइडिया